हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेटामैन मैनेजमेंट। सो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी कंपनी लॉ पे एक सीरीज़, जिसमें कि फर्स्ट हम लोग ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करा है, जिसका आज मैं थर्ड पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, किस ईयर में आया था, कौन लाया था। सेकेंड में हमने उससे रिलेटेड कुछ लॉज पढ़े थे। अब हम लोग थर्ड में जो है वो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और जितना हम लोगों ने पार्ट पढ़ा है उसमें से ही आ जाएगा। फर्स्ट है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट कमेंट ऑल्सो एन्यूमरेट द इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगर 12 टाइम्स आपका CSGM ने पेपर बनाया होगा तो 10 टाइम्स इस क्वेश्चन को ज़रूर रखा होगा। बल्कि कोई भी यूनिवर्सिटी ने अगर किसी भी बार एग्ज़ाम बनाया होगा तो इस क्वेश्चन को ज़रूर रखा होगा। इस क्वेश्चन को आप या तो ऐसे रख सकते हो या फिर रख सकते हो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी मैंने इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा, इसमें भी मैंने इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैं इसको डिस्कस करूँगी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इलीगल एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होता है, लेकिन सारे ही वॉइड एग्रीमेंट्स ज़रूरी नहीं है कि इलीगल हों। ठीक है, तो इसके बारे में बताना, और आपको इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस बताना है। फिर ये मैंने कुछ डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इन टर्म्स को आप पढ़ लेना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी में क्या डिफरेंस होता है, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में। अभी हम लोग ने जो केस करा था ये था केस जनरल और स्पेसिफिक का। तो जब भी आप ऐसे कोई पॉइंट्स डिस्कस करते हो और उसके साथ उससे रिलेटेड केस को प्रेजेंट कर देते हो, आपके मार्क्स के बढ़ने के चांसेस 2-3 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई केस ध्यान आए, जैसे मैंने 3 केस डिस्कस करे, तो इनको ज़रूर आप लिखिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि सारे ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप इसको डिफाइन कैसे करोगे। सबसे पहले आप एग्रीमेंट को डिफाइन करोगे, देन यू विल डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, आप ऐसे नहीं लिखोगे। आप लिखोगे क्या, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द टर्म एग्रीमेंट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2E। और क्या बोला गया है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड वॉट, इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक, हर एक प्रॉमिस या हर एक सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि क्या कर रहा है, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एग्रीमेंट बोल सकते हैं। एग्रीमेंट का हम शॉर्ट में बोलें तो क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक, देखिए मैंने डिफाइन भी करा है, एग्रीमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस सेक्शन 2D के अंदर डिफाइन किया गया है कंसिडरेशन। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा एग्रीमेंट बनता है। नाउ कमिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये किस में डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2H में डिफाइन करा गया है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि सारे ही एग्रीमेंट्स जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल हों उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि वाइल ऑल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट एज एग्रीमेंट, सारे ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो नहीं इन्फोर्सिबल बाई लॉ होते हैं। ठीक है, यही वजह है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते। ठीक, अब हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट देख लो, कॉन्ट्रैक्ट को 2H में डिफाइन करा गया, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ। अगर इन्फोर्सिबल बाई लॉ है तो येस होगा, और येस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर नो होगा तो ये क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा उसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। तो पहले आप ऐसे करके इसको क्या करोगे, डिफाइन करोगे। नाउ कमिंग टू द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप देख सकते होगे बेटा, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतने में ही हमारा 1 पेज जाएगा, और ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट लिखा हुआ है तो 1 पेज जा रहा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से डिफाइन कर दोगे तो बहुत अच्छा हेल्दी कंटेंट आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। कमिंग टू दी पॉइंट्स, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल है, ये सेक्शन 10 में डिफाइन करा गया है। मैंने आपको सेक्शन 10 भी बताया हुआ था जब हम लोग ने पहला वीडियो देखा था, इसमें मैंने बताया हुआ था ये सेक्शन 10 की इसेंशियल चीज़ें हैं। फिर भी हम लोग इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला है फ्री कंसेंट। एक पर्सन की कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। पहले हम जानते हैं कंसेंट क्या होता है। कंसेंट होता है जब दो पार्टीज या जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होने जा रही हैं वो सेम जगह पे सेम चीज़ को सेम तरह से ले रहे हों। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास 2 पेन है, एक रेड पेन है, एक ब्लू पेन है, और मैंने बोला कि मैं ना अपना पेन आपको 10 रुपीज़ में बेच दूंगी, आप लोगे?
आपको लगा कि मैं अपना रेड पेन आपको 10 रुपये में बेचने की बात कर रही हूँ और आपने बोला कि ठीक है मैं आपका पेन 10 रुपये में ले लूँगा, लेकिन मैं ब्लू पेन की सोच रही थी। अब हम लोग ने सेम समय पे सेम चीज़ को सेम नहीं लिया, तो हम लोग की कंसेंट क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, तो पहले तो कंसेंट का मतलब यही होता है कि दोज पार्टीज हु आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट थिंक सेम एट द सेम टाइम फॉर द सेम थिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होती है, कह रहा है कि वो कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री एंड नॉट कॉज्ड बाई, इन सारी चीज़ों से कॉज ना हुई हो, उसका आपकी कंसेंट का कारण ये ना हो, क्या, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक। वन बाई वन करके इसको हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले कोएर्जन। कोएर्जन क्या होता है, ये सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब होता है फोर्सिंग समवन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय थ्रेटनिंग, हार्म और यूजिंग अनलॉफुल एक्शन। अगर आप किसी को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करके कोई काम करवा रहे हो तो आप उसको बोलते हो कोएर्जन। जैसे मैं आपके गन पॉइंट में आपको रख के बोलूँ कि आपको अपना पेन मुझे देना पड़ेगा या आपको अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम साइन करनी पड़ेगी और उसके लिए आई विल पे 10,000 रुपीज़। ठीक, तो ये क्या करा आपने, आपको मैंने 10,000 रुपये भी दिए और आपसे प्रॉपर्टी भी लेके, किस में करा, गन पॉइंट में काम करा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोर्जन बोलेंगे। दैट मीन्स कि ये फ्री कंसेंट नहीं थी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, जो कि क्या है, मिस्टेक है। मिस्टेक को डिफाइन करा गया सेक्शन 20 से 22 में। मिस्टेक अकर हो सकती है एक पार्टी से भी, दूसरी पार्टी से, मतलब दोनों पार्टी से भी। सो मिस्टेक अकर्स व्हेन वन और बोथ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मिसअंडरस्टैंड अ फैक्ट। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं किसी फैक्ट को। ठीक है, जैसे अगर मैंने कोई गलत चीज़ समझी, ठीक है, तो वन साइड से हुआ। मैंने बोला कि मैं रेड पेन बेच रही हूँ, मुझे लग रहा है, और आपको लग रहा है आप ब्लू पेन खरीद रहे हो, तो दोनों पार्टी से ही हुआ, तो ये क्या कहलाया, मिस्टेक कहलाया। तो जब आप मिसअंडरस्टैंड करते हो क्या किसी फैक्ट को, तो वो क्या कहलाता है, मिस्टेक कहलाता है। कोएर्जन में मैंने क्या बताया, मेंटली या फिर फिजिकली, मेंटली और फिजिकली किसी को आप थ्रेटन करके कोई काम करवा रहे हो, थ्रेटनिंग। ठीक है, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, देखो कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक डिफरेंस होता है। क्या होता है, कोएर्जन में हमारा सामने वाली पार्टी से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक, अब मैं किसी को गन पॉइंट में कुछ काम करवाना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका रिलेशन हो उस पर। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन हो, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ज़रूरी होता है कि उसका कोई रिलेशन होता है। जैसे जैसे कि कोई फादर अपनी डॉटर से कह रहा है तुम अगर शादी नहीं करोगी तो बेटा शायद मैं आगे जी नहीं पाऊँ। ठीक है, तुम्हारी शादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मुझे बहुत टेंशन है इस चीज़ की। ठीक, या हम बोल दें कि आप ना बाहर जॉब मत करो, आप बाहर जॉब करोगे तो मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। ठीक है, फैमिली मेम्बर ने करा, तो जब हमने ऐसे करके कोई इमोशनली वो दिखा के या किसी अपने पार का यूज़ करके हमने ऑर्डर दे दिया अपने सन को या डॉटर को कि तुमको ये करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमने ये काम करके किसी से वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया तो वो क्या कहलाया, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाया। मैंने बोल दिया, अब मैंने अपने सन को बोल दिया कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी या ये चीज़ जो है वो मेरे ही नाम करनी पड़ेगी या अपने भाई के नाम करनी पड़ेगी या बहन के नाम करनी पड़ेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। ठीक, इसको मैं एक लाइन में कंसाइज कर देती हूँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस हैपेंस व्हेन वन पार्टी अनफेयरली यूजेस द पोजीशन ऑफ पावर टू कंट्रोल द विल ऑफ अनदर। ठीक, जब हम गलत तरीके से अपनी पावर की पोजीशन का यूज़ करके सामने वाली पार्टी से क्या करवाते हैं, किसी चीज़ पे साइन करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज फ्रॉड। पहले फ्रॉड पढ़ते हैं। फ्रॉड सेक्शन 17 में डिफाइन करा गया। फ्रॉड मतलब क्या होता है, फ्रॉड मतलब होता है जब आप जानबूझकर किसी को धोखा देख रहे हो, यानी हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जब आप डेलिब्रेटली किसी को क्या कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। ठीक है, तो डेलिब्रेटली डिसीविंग समवन इज नोन एज व्हाट, फ्रॉड। ठीक, तो ये भी फ्री कंसेंट में नहीं आएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स मेकिंग एन अनइंटेंशनल फॉल्स। ठीक, जब हम जानबूझ के कर रहे होते हैं तो वो फ्रॉड कहलाता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जब आप अनइंटेंशनली कर रहे होगे, अनइंटेंशनल
फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक, आपको पता नहीं है और तब ये हो जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, इससे क्या होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये किस में डिफाइन करा गया है, सेक्शन 18 में डिफाइन करा गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से केसेस हैं जिसमें आप इस फ्री कंसेंट में डाल सकते हो। आपको पूरा केस नहीं आता तो आप केस के नेम ही डाल सकते हो, ठीक है। नूर भाई वर्सेस करुप्पन शेट्टी एंड ब्रिटिश सिलोन कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस द यूनाइटेड शिपिंग बोर्ड। आप बोलोगे तो मैं इसकी आपको एक शॉर्ट स्टोरी भी बता दूंगी कि ये केस क्या था, ठीक है। तो फ्री कंसेंट आई होप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी मतलब एक पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। अब वो कैसे कॉम्पिटेंट होगा, पहली चीज़ वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ द्वारा निष्कासित नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आप जेल गए हो या कोई आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसके द्वारा आपको कभी ऐसा पनिशमेंट मिला हुआ हो। जैसे अगर हम बोल दें कि अगर मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है, और सामने वाली पार्टी ये डाल देती है कि इन्होंने मेरे यहाँ ये चोरी करी हुई है और मेरे ऊपर वो एलिगेशन लगी हुई है, तो उस समय मैं कोर्ट के द्वारा किसी भी जगह पे लीगली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के काबिल नहीं होंगी अगर मुझे बैन किया गया हो। जैसे मैं अपना पासपोर्ट नहीं बनवा सकती, या मैं मेरा पासपोर्ट है तो मैं किसी बाहर कंट्री में नहीं जा सकती, ठीक है। तो यही बोला गया है कि डिसक्वालीफाई नहीं किया हो, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। एंड ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब 18 साल से बड़ी उम्र का हो पर्सन। तो कॉम्पिटेंट होने के लिए 3 मेन चीज़, साउंड माइंड का होना चाहिए, फिर डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा, और उसने 18 ईयर्स या उसके अबव की एज कर ली हो। फिर लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब इमोरल नहीं होना चाहिए आपका कंसिडरेशन जो है इलीगल नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिडरेशन मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज, मतलब समथिंग इन रिटर्न। मैं आपसे कह दूँ कि आपको मैं 10,000 रुपीज़ दूंगी और आप ना पेपर लीक करा दो, या मैं कोई बोल दे कि सामने पार्टी ए पार्टी बी से बोल रही है कि आप ना पार्टी सी का मर्डर कर दो, तो मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूंगा। तो ये कैसी इलीगल काम के लिए आप बात कर रहे हो। तो कंसिडरेशन अगर लॉफुल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। सेक्शन 23 लॉफुल ऑब्जेक्टिव भी कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। वही सेम चीज़, इलीगल, इमोरल या फिर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इस वाले में आपका जो है जो हम लोग ने पीछे एक केसेस करे तो उसमें से एक केस उसमें आ जाएगा, ठीक। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, उस एक्ट को वॉइड नहीं डिक्लेयर किया गया हो, किसके द्वारा, लॉ द्वारा। जैसे कई जगह स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स चलते हैं। जैसे अगर आप बोलो गुजरात में बोलो तो आप गुजरात में लिकर को नहीं बेच सकते हो, ठीक है। गुजरात में लिकर जो है वो बैन है, ठीक। तो आप वहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब आप खरीद और बेच सकते ही नहीं हो, आ ही नहीं सकते हो इसमें। लेकिन गोवा में ये अलाउड है, गोवा में आप खरीद सकते हो। तो वही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने अगर उसको वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, तो फिर वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अगर गवर्नमेंट ने वॉइड नहीं डिक्लेयर किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। जैसे हम लोग ने बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में देखा था, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये केस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें क्या था, इनकी लीगल जो कंसिडरेशन नहीं थी, ये डोमेस्टिक मैटर था, ठीक है। तो कोई भी सोशल और डोमेस्टिक मैटर नहीं होने चाहिए। जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तो आपके दिमाग में फिर यही होना चाहिए कि अगर ये मेरा ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होता है तो मैं इसके लिए लाइबल हूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा फूड का काम है और मेरे पास एक कस्टमर का फ़ोन आता है कि उसने मुझे 500 रुपीज़ पे कर दिए हैं और उसको फूड डिलीवरी चाहिए, ठीक। एक ये चीज़ हो गई। और मेरे पास दूसरा फ़ोन मेरे फ्रेंड का आता है, वो कहता है कि मैं शाम को आऊँगा और मेरे को ना आप ये खिला देना। मैं लाइबल किसके टूवर्ड्स होंगी, कस्टमर के टूवर्ड्स। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक लीगल कंसिडरेशन है। उसको पता है कि अगर उसने जो पे किया है, अगर मैंने उसको फूड डिलीवर नहीं किया तो वो मेरे ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है, और कोर्ट मुझे लाइबल कर देगा। या तो मैं उसके पैसे को रिटर्न करूं और या फिर क्या कर दूं,
उसको खाना डिलीवर करूं। लेकिन यही मेरा फ्रेंड के केस में नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, डोमेस्टिक या सोशल कंसिडरेशन में आ जाएगा। वही चीज़ इसमें बोला है, द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू एंटर टू लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। सोशल या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडर नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर। जो भी टर्म्स है वो कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, अनएम्बिग्यूस नहीं होने चाहिए। एम्बिग्यूस मतलब अनएम्बिग्यूस होने चाहिए, मतलब एम्बिग्यूस मतलब क्या होता है, जिसमें आप दुविधा में, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो वो कैसे होने चाहिए, अनएम्बिग्यूस होने चाहिए। कोई भी अनसर्टेन या वेक एग्रीमेंट जो है उसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस होने के पूरे चांसेस हो। जैसे मैं कह दूं कि आपको 3 माले से 3 मंजिल से कूद जाना है, और अगर आप कूद गए तो हम आपको 50,000 रुपये देंगे। ये परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। वो काम देने आपको जो पॉसिबल टू एक्ट हो, इम्पॉसिबल हो ही ना, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ 2 मिनट में आप जाके 5 किलोमीटर दौड़ के दिखा दो तो मैं 1 लाख रुपीज़ दूंगी, ठीक है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं परफॉर्मेंस की। तो ये सारी चीज़ें क्या थी कि एक इसेंशियल एलिमेंट्स थे किसके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बताया आपको, फिल एनसीसी। एफ स्टैंड्स फॉर आपका क्या, फ्री कंसेंट। आई स्टैंड्स फॉर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एल स्टैंड्स फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। एन स्टैंड्स फॉर not expressly declared void. C stands for competency of parties and C stands for certainty of terms. I hope आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट आपको किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो लेट मी नो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।